हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है, रोज न्यूज आती रहती है कोई ना कोई। तो आज जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या न्यूज चल रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यस, अगर आपको इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको क्रिप्टो की अवेयरनेस हो। हमें एक्सआरपी का प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिली है अभी 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो ये किस वजह से हमें देखने को मिली, आइए इस पर बात करते हैं। मतलब जो रिपल है, तो क्रिप्टो लाइसेंस सिंगापुर में उसका अप्रूव हो चुका है और वहां पे वो अपना पेमेंट वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। और दूसरी चीज, तो यहाँ पे जो ये केस इनका चल रहा था एसईसी और एक्सआरपी का, मतलब रिपल का, तो जो रिपल है वो जीत गई है। और ये सब कैसे हुआ तो उस पर बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एसएससी ने 2020 से एक्सआरपी को स्यू कर रखा है ये बोल के कि एक्सआरपी सिक्योरिटी है। लेकिन जब जुलाई में 2023 में जब, तो उन्होंने एक्सआरपी की यहाँ पे साइड ली, सब कुछ देख के कि एक्सआरपी जो है वो सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन जो एसईसी है वो उसे सिक्योरिटी बोली जा रही है। और बाकी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को 3 अक्टूबर को ये चला, इन्होंने जब दोबारा से अपील करी थी, मोशन टू अपील, तो वो भी डिनाई कर दी है जज ने, ये बोल के एसएससी जो है वो दोबारा से बता ही नहीं पाई, क्लियर नहीं कर पाई है कि पहले में क्या प्रॉब्लम थी जो तुमने अपील करी है। एक्सआरपी जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, वो करेंसी है। और रिपल ने कोई भी लॉ को वायलेट नहीं किया है अपने कस्टमर्स को एक्सआरपी को सेल करके। और ये जो सुनवाई है, ये जो ट्रायल है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये आई थिंक 2024 तक चलेगा। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे एक्सआरपी के लिए और क्रिप्टो स्पेस के लिए, जैसे कि मैंने पहले बोला था। और साथ में यहाँ पे अब बात करते हैं जो भी इनका लाइसेंस अप्रूव हुआ है सिंगापुर में। तो एज अ पेमेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लाइसेंस सिंगापुर में अप्रूव हुआ है, इस वजह से भी इसका प्राइस बढ़ा है। तो अब ये एशिया पैसिफिक रीजन में भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है। और जिसकी वजह से दोनों चीज के लिए, मतलब एक्सआरपी का भी एक तो प्राइस बढ़ेगा और रिपल के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। ये दोनों चीज की वजह से 0.54 तक हमें देखने को मिला है। तो करीब करीब 3.77% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है वेंसडे को। जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको एक्सआरपी खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, वो आप रिसर्च कीजिए अपने बेस पर। तो कॉमेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज जो कि स्पेशली रशियन पीपल के लिए बनाया गया था, तो जो भी बायनांस का सीन चला था वो अपनी सर्विसेज रशिया में बंद कर रही है। तो बायनांस ने अपना रशिया का जो बिजनेस है वो कॉमेक्स को बेच दिया था। लेकिन अब यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि जो कॉमिक्स है वो रशियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है कि जितने भी रशियन कस्टमर्स हैं, तो ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है जो कि बायनांस के रशियन कस्टमर्स थे, तो उनको ट्रेडिंग करने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो वो दूसरे एक्सचेंजेस ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। P2P में भी हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिली है, 10% से 30% की। 2023 की स्टार्टिंग में जब बायनांस रशिया में कर रहा था अपने सर्विसेज को, तो 7700 जो था वो डेली रबल P2P ट्रांजेक्शन होती थी। लेकिन साल के मिड में 6300 रह गई और साथ में सितंबर में और कम हो गई 3400 के करीब। और अक्टूबर का डेटा नहीं पता अभी। तो अब जितने भी बाकी के एक्सचेंजेस है सिमिलर टू बायनांस, जो भी क्लाइंट्स है, जितने भी ट्रेडर्स है, तो वो दूसरे एक्सचेंजेस पे जा रहे हैं, जैसे हुबी पे, बायबिट पे, जितने भी एक्सचेंजेस है, कूकॉइन, बाकी। तो उनपे जो एक्टिविटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे हुबी का 3900 से 4000 हुआ था अ, साल के बीच में। और सितंबर में 4300 कुछ करीब गया, अक्टूबर में 4500। तो बाकी एक्सचेंजेस में रशियन जो है वो अब अपने क्रिप्टो को रख रहे हैं, ये सोच के कि क्रिप्टो वहां पे ज्यादा सेफ रहेगी। और साथ में यहाँ पे हमें 1 मिलियन कस्टमर्स देखने को तो मिले थे कि कॉमिक्स में आए हैं। लेकिन मोस्टली जो है उनको पसंद नहीं आ रहा कॉमिक्स का जो भी सिस्टम चल रहा है, तो वो इस वजह से खुश नहीं है और वो दूसरे एक्सचेंजेस पे अब प्रेफर कर रहे हैं। जैसे जितने भी रशियंस है, बहुत सारे रशियंस और यूक्रेनियन सिटीजन जो है वो अब हांगकांग की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब वहां पे हमारे क्रिप्टो एसेट्स वगैरह सेफ रहेंगी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कॉमिक्स के लिए ये अच्छी चीज है, इनको क्या करना चाहिए, और ताकि जो भी इंटरेस्ट है वो कस्टमर्स का गेन कर पाए। तो क्लास एक्शन ने लॉ सूट फाइल किया है बायनांस के अगेंस्ट और सीजी पे।
और कौन कौन से एलिगेशन है जो सीजी पे लगाए गए हैं, ऐसा क्या किया था उन्होंने एफटीएक्स के कोलैप्स में जिसमें उनका नाम आ रहा है। ये एफटीएक्स का वन ऑफ द रीजन ये बंदा भी था कोलैप्स होने का। तो आप जानते होंगे कि जून में भी एसईसी ने बायनांस के खिलाफ फाइल किया था लॉ सूट। और अब यहाँ पे ये क्लास एक्शन में किया है, मतलब वो कस्टमर्स जिनको यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ा है, सीजे ने जो भी स्टेप लिया था उस टाइम नवंबर में, जो भी ट्वीट वगैरह किए थे, पोस्ट किया था। सबसे पहले तो यहाँ पे जब एफटीएक्स बैंकरप्सी फाइल करने वाला था तो बायनांस ने उसको बोला था कि एफटीएक्स को हम खरीद लेंगे उस टाइम। बट ये एक इंटेंट स्टेटमेंट थी, लेटर ऑफ इंटेंट था। इसका क्या मतलब होता है कि दो पार्टीज एक एग्रीमेंट में आती है, लीगली नहीं, मतलब वो खरीदने और बेचने की उसमें आती है एग्रीमेंट में, लेकिन लीगली नहीं। तो यहाँ पे जो खरीदने वाला बंदा है या जो बेचने वाला बंदा है वो अपना माइंड जो है वो बदल सकता है उसे खरीदने या बेचने से। तो यहाँ पे क्या किया, जब बायनांस के जो सीईओ को पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है एफटीएक्स में, तो उस बंदे ने उसे खरीदने से, एफटीएक्स को खरीदने से मना कर दिया। और जिसकी वजह से लोगों में, जो भी कस्टमर्स है, जो भी इन्वेस्टर्स में कंफ्यूजन हो गई, ये क्या चल रहा है आखिर। और एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ, मतलब जो सैम बैnkman फ्रीड है उसने फिर बैंकरप्सी फाइल की थी। और भी बहुत सारी चीजें उसने, सीजे ने यहाँ पे ट्वीट की थी। एक हम अपने बायनांस से एफटीटी के जो टोकन थे, मतलब एफटीएक्स के जो टोकन एफटीटी है नेटिव टोकन, उसे हम बेचने वाले हैं। तो जिसकी वजह से 14% का यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला था एक दिन के अंदर अंदर। और साथ में वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एफटीएक्स के बारे में सोशल मीडिया पे डाल रहा था जो सीजी है। और ये भी उसने बोला था कि एफटीएक्स एसईसी की इन्वेस्टिगेशन के अंदर चल रहा है, और क्योंकि एफटीएक्स ने कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेस वगैरह किए हैं, एफटीएक्स जो है इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो सीजी है वो डाल रहा था अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। और ये बोला जा रहा है कि वो जानबूझ के डाल रहा था, नोइंगली डाल रहा था, उसे पता था, सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए और एक मोनोपोली बनाने के लिए। स्केल का नाम तो हम सभी जानते हैं, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और अभी कुछ टाइम से ये सुर्खियों में चल रही थी जब इसने अपना केस जीता था पार्शियली एसईसी से। ये वन ऑफ द कंपनी है जिसने अपने बिटकॉइन का ट्रस्ट जो है वो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में कन्वर्ट करने को एसईसी को बोला है, अप्रूव करने को। लेकिन अभी तक एसईसी ने कोई स्टेप नहीं लिया है, हम सभी जानते हैं। और ये बात 2024 तक तो जाएगी, क्योंकि एसईसी बार बार जो उनका डेडलाइंस है उसे पोस्टपोन करी जा रही है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ग्रे स्केल ने अपना एक बोल्ड मूव लिया है। वो ये है कि ये जो अपना इथीरियम का ट्रस्ट है वो उसे स्पॉट इथीरियम के ईटीएफ में कन्वर्ट करने को यहाँ पे एसईसी को अप्रूव करने को भेजने वाली है। और साथ में इसने पार्टनरशिप की है एनवाईएसई आरका के साथ टू फाइल फॉर अप्रूवल फ्रॉम द एसईसी। तो पहले तो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ तो अप्रूव हो जाए, उसके बाद ईथर का भी देख लेंगे। अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्यूचर्स ईटीएफ जो है इथेरियम के वो भी पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुए हैं। बट फ्यूचर्स के तो चलो हो जाएंगे, बट बात स्पॉट की आ जाती है, क्योंकि एसईसी हम सभी जानते हैं वो मान नहीं रही है कि ये बाकी की जो जितने भी फर्म्स है वो कैसे इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्ट करेगी मैनिपुलेशन से मार्केट की। और अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पे बताया कि कंपनी का जो इथेरियम ट्रस्ट है सबसे ज्यादा है उसका ईथर इन्वेस्टमेंट, मतलब दुनिया में। और साथ में ये कंपनी 5 बिलियन की एसेट मैनेज करती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो इन्होंने स्टेप लिया है ग्रे स्केल ने, क्या इससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ऑल्ट कॉइन्स के लिए बढ़ेगा, इंक्लूडिंग ईथर? तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो एल सिल्वाडोर यहाँ पे अपना एक बड़ा स्टेप लेने वाली है बिटकॉइन माइनिंग पूल बनाकर। तो इस कंट्री में बिटकॉइन माइनिंग पूल बनने वाला है जिसका नाम है लावा पूल। और ये कंट्री हम सभी जानते हैं क्रिप्टो स्पेस में इसने बहुत अच्छा खासा रोल प्ले किया है, क्योंकि इस कंट्री ने अपना लीगल टेंडर बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था। और अब यहाँ पे ये बिटकॉइन माइनिंग पूल लॉन्च कर रही है लावा पूल के नाम से। और साथ में यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये वोल्केनो एनर्जी से होगा। लक्जर टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, जो कि अपना एक्सपर्टीज रखती है प्रोवाइडिंग बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में। और साथ में यहाँ पे वॉल्केनो एनर्जी प्रोजेक्ट जो भी इसका नाम है, ये इसका इनिशियल फेज में 241 मेगावाट की कंस्ट्रक्शन होगी रीन्यूएबल पार्क, इनके एनर्जी पार्क में कंट्री के अंदर ही। 169 मेगावाट की फोटो वोल्टाइक सोलर एनर्जी और 72 मेगावाट ऑफ विंड पावर।
और यहाँ पे ये जो लक्जर है ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के साथ काम करेगा ताकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको उससे बच पाए, क्योंकि माइनिंग प्रोसेस में, माइनिंग ऑपरेशंस में ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। और वॉल्केनो एनर्जी जो है ये अपना 23% जो इनका नेट इनकम माइनिंग ऑपरेशन से होगा वो एल सल्वाडोर गवर्नमेंट को देगी, और जो भी प्रॉफिट होगा वो एनर्जी ट्रांसमिशन में लगाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाएगी ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो। और 2023 के स्टार्टिंग में टेदर ने भी यहाँ पे $1 बिलियन का इन्वेस्ट किया था, जो भी इनका रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट था। तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और वही एनर्जी से अब ये बिटकॉइन जो माइनिंग ऑपरेशन है वो करेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है इस कंट्री के लिए, ये पूरी बुलिश है बिटकॉइन को लेकर और क्रिप्टो स्पेस को लेकर। और मैं तो यही बोलती हूँ कि बाकी कंट्रीज भी क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझे और ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस इंडस्ट्री में लेकर आए। तो नेक्स्ट न्यूज है, पॉलीगन के को फाउंडर जयंती कनानी ने स्टेप डाउन कर लिया है पॉलीगन के रिगार्डिंग। कनानी ने 2017 में पॉलीगन को संदीप नेलवाल और अनुराग अर्जुन के साथ बनाया था। तो को फाउंडर इथेरियम लेयर 2 के जो कि जयंती कनानी है, अब उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है कि आफ्टर किक स्टार्टिंग पॉलीगन इन 2017 अराउंड 6 महीने पहले, अब वो स्टेप बैक करने का उन्होंने डिसाइड किया है फ्रॉम डे टू डे ग्राइंड। और वो ये लिख रहे हैं कि मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ पॉलीगन के ब्राइट फ्यूचर के लिए और कम्युनिटी के लिए भी पैशनेट हूँ। मुझे और भी ज्यादा नई नई चीजों को, मतलब और भी फोकस करना है, बाकी चीजों में कुछ और नया देखना है, लेकिन साथ साथ में मैं चेयर करता रहूंगा पॉलीगन के और उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और उसी के साथ संदीप नैलवाल ने भी यहाँ पे ट्वीट किया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। पॉलीगन लैब के साथ ये पहले जुलाई में भी हुआ था ऐसा कुछ, कि जब उसके जो चीफ लीगल ऑफिसर है मार्क बॉयरन, वो सीईओ पे प्रमोट किए गए थे और प्रेसिडेंट रायन ने स्टेप डाउन किया था कि वो एडवाइजरी रोल ही करेंगे। तो अभी जो नेटवर्क का नेटिव टोकन मैटिक है उसमें ऐसा कुछ हमें इधर उधर देखने को, ऊपर नीचे देखने को नहीं मिला है। अच्छा खासा उसकी ग्रोथ 3.5% लास्ट 24 आवर्स का हमें देखने को मिला है। तो वैसे तो पॉलीगन बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा अचीव किया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि जयंती कनानी के स्टेप डाउन करने से, स्टेप बैक करने से क्या इस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या इसके मैटिक टोकन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि मतलब एक पिलर हटने से कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ता है तो आप नीचे कमेंट में बताना।